अब नेक्स्ट आता है अपना लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स असम्पशन। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या कहता है? तो लॉ ऑफ डिमांड सेज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि दोनों में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अजम्पशन हमेशा यहाँ पे रहती है। अजम्पशन क्या है? कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एक बार में सेट्रिस जो पैरेलल। प्राइस में चेंज हो रहा है तो फिर दूसरे सारे फैक्टर्स हमारे एज इट इज रह जाएंगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है, और उसको हम लैटिन में कहते हैं सेट्रिस पेरेबिस, राइट। जैसे हमने पहले भी देखा था, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो इसलिए देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। एल्फ्रेड मार्शल ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है। तो पहले क्या लिख दिया? अजम्पशन सेट्रिस पेरिबस, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। अगर किसी को ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो उसको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, टू एट विच इट इज ऑफर्ड, in order that it may find purchasers, or in other words the amount demanded increases with a fall in price। तो मार्केट में हर जगह ऐसा ही होता है। जैसे ही मार्केट में सेल का सीजन आ जाता है, सेल के बोर्ड लग जाते हैं 70% ऑफ या अप टू 70% ऑफ, तो उस वक्त मार्केट में रश ज्यादा चालू हो जाती है। कई बार हमें कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है, बट सेल को देख के, हैवी डिस्काउंट को देख के, प्राइस रिडक्शन को देख के हम उन चीजों को परचेज कर लेते हैं। तो प्राइस डिक्रीजेस, दैट मीन्स डिमांड इंक्रीजेस। तो ये डेफिनेशन दी है किसने? एल्फ्रेड मार्शल ने। अब आता है हमारे पास एक डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या है? डिमांड स्केड्यूल सिंपली मींस अ टेबल। एक टेबल होती है जिसमें क्या लिखा होता है? प्राइस के सामने क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर प्राइस में ये चेंजेस है तो क्वांटिटी कैसे रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुरुआत में प्राइस है 5 रुपीज एंड मार्केट में डिमांड कितनी है? 10 यूनिट्स की डिमांड। अब अगर हमको ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो हम प्राइस थोड़ी सी कम करेंगे। तो जैसी प्राइस 4 हुई, डिमांड इंक्रीजेस टू 20, 3 पे डिमांड 30, 2 पे 40, 1 पे 50। तो जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस हुई है वैसे वैसे हमारे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। तो इस पूरी टेबल को हम क्या बोलते हैं? डिमांड स्केड्यूल। और इसके अंदर भी क्या है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन की क्वांटिटी है या एक सिंगल मार्केट की बात हम कर रहे हैं, दैट मींस इट इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। लेकिन जब एक से ज्यादा लोगों को हम इंक्लूड कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ कैसे बनता है? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम ऑलवेज क्या लेते हैं? क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी ऑफ यस। कमोडिटी। एंड वाई पे क्या आ जाती है हमारे पास? प्राइस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जैसे जैसे हमारे पास ये टेबल है, हम उन सारे फिगर्स को प्लॉट करेंगे कि 5 रुपीज पे 10, 4 रुपीज पे 20, 3 पे 30, 2 पे 40, 1 पे 50, इस तरह से। एंड जैसे ही हमने इनको कनेक्ट किया तो हमारे पास एक कर्व बना विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर किसी भी वेरिएबल्स के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व ऑलवेज कैसा बनेगा? डाउनवर्ड, ये फिक्स्ड है। कर्व विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग में हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी कॉन्वेक्स, इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। अब एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ क्या बताता है कि रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कितना है ये नहीं बताता। कितना है इसका आंसर लॉ ऑफ डिमांड नहीं देता है। तो वो आंसर कौन देगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्या बताएगा? सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, बस। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये सिर्फ क्वालिटी को बताता है, डायरेक्शन को शो करता है।
और इसका assumption वही है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट में कोई चेंज नहीं होगा। देन नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री में भी चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर की इनकम भी सेम रहेगी, पॉपुलेशन का साइज भी सेम रहेगा, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस, फैशन, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो ये हमारी क्या होती है बेसिक असम्पशन कि ऑल अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये है हमारा बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके अंदर अभी जैसे हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, वैसे ही हमारे पास बनता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबकी डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं, मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब की डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो उसके एग्रीगेट को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में दो जने हैं, ए एंड बी। तो हमने क्या लिखा, पहले ए की डिमांड लिख ली कि 5 रुपीज पे ए डिमांड करता है 10 यूनिट्स, 4 पे 20 यूनिट्स, 3 पे 30 एंड सो ऑन। तो ए की डिमांड हमने लिखी। फिर हमने वैसे ही क्या किया, बी की डिमांड को भी लिखा कि 5 रुपीज पे बी 20 यूनिट्स की डिमांड करता है, फिर 30, 40 एंड सो ऑन। अब मार्केट में दो जने आ गए, दोनों की डिमांड का एग्रीगेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 10 + 20 gives 30, देन 50, 70, 90 एंड 110। तो ये जो हमारी टेबल बनी है, इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो बड़ा सिंपल है, सिंपली एडिशन किया एंड गेट द रिजल्ट। और सेम चीज अगर आप प्लॉट करेंगे तो अगेन एक कर्व बनेगा विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो फर्स्ट जो आपको कर्व दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये ए के लिए है, ये ए की डिमांड। सेकेंड जो आपको कर्व दिख रहा है ये बी की डिमांड है। और जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी मार्केट की डिमांड। तो ये मार्केट डिमांड कर्व हो गया थर्ड वाला। तो इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि द डिमांड कर्व किस तरह से बनता है, तो सिंपल आंसर है इट इज डाउनवर्ड टू द राइट। ओके, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब आता है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि काफी हद तक हम पढ़ चुके हैं। वाई डज डिमांड स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों बनता है, या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ही क्यों होता है। तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हमने पढ़ रखे हैं, कुछ इस चैप्टर में, कुछ इससे पहले वाले चैप्टर्स में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, ड्यू टू LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अप्लाई होने की वजह से ये कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सो एज पर दिस लॉ, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, एक से ज्यादा यूनिट्स को वो कंज्यूम करता है, तो उससे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये हमने पढ़ा था LDMU में, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फॉल होती है। दैट मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशन, एक तरफ क्वांटिटी इंक्रीज, दूसरी तरफ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। तो इनवर्स रिलेशन आ गया, तो इसका मतलब ओवरऑल फिगर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो कस्टमर कहां तक परचेज करता है, कि जब तक प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल ना हो जाए। सेम चीज हमने कहां पढ़ी थी, कंज्यूमर सरप्लस में, कि कंज्यूमर कहां तक बाय करेगा, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। फर्दर अगर हम आगे जाएंगे कि प्राइस तो है मान लेते हैं आपकी 10 रुपीज, मार्जिनल यूटिलिटी अभी आपको मिल रही थी 15, उसके बाद 12 हो गई तो भी परचेज कर लेंगे, 10 हो गई तो भी परचेज कर लेंगे। लेकिन अब यूटिलिटी 10 से कम हो गई है, तो फिर अब हम परचेज नहीं करेंगे। तो इनिशियली 3 यूनिट्स वी हैव टू परचेज, दैट्स इट। तो इसलिए हम कहते हैं इट देयर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सेकेंड सेकेंड पॉइंट कहता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है, कि जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ने लग जाती है, कमोडिटी एक्स है, इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, एंड दूसरी तरफ इसका एक सब्स्टिट्यूट है वाई, उसकी प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जब अब यहाँ पे कंज्यूमर कंपेयर करता है एक्स एंड वाई को,
तो y उसको क्या लगता है, सस्ता लगता है, y बिकम्स चीपर एज कंपेयर टू x। तो इसलिए कंज्यूमर क्या करते हैं, x को छोड़ के y पे शिफ्ट होने लग जाते हैं। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जिस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, कंज्यूमर उसको छोड़ के उसके सब्स्टिट्यूट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है एंड देयरफॉर कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। थर्ड, इनकम इफेक्ट, इसका क्या मतलब लगता है, इनकम इफेक्ट क्या होना चाहिए, एनीवन? सर इनकम इफेक्ट वो होता है कि किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही है, उसकी वजह से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और इससे वो डिमांड ज्यादा करेगा सर। आरोही, क्या ये पॉइंट सही है? So it happens due to price. यस। तो यहाँ पे हमेशा एक प्रॉब्लम आती है, मतलब एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या है, इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम में चेंज नहीं होगा, मतलब उस कंज्यूमर की सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो इनकम इफेक्ट का मतलब है प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है। यहाँ भी बात किसकी हो रही है, प्राइस की, कि अगर प्राइस मान लो इंक्रीज हो गई, तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर फॉल हो जाती है, और परचेजिंग पावर फॉल होती है इसलिए वो डिमांड कम करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी पर्सन की इनकम 100 रुपीज है, पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है। देन प्राइस ऑफ राइस, राइस का प्राइस 10 रुपीज पर केजी है। तो जब 10 रुपीज का प्राइस है, तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, सर 10. 10 केजी, बिल्कुल। तो इनकम 100 रुपीज है, राइस का प्राइस 10 रुपीज पर केजी है, तो 10 केजी का परचेज कर सकता है राइस। अभी क्या हुआ, राइस की प्राइस बढ़ के 20 रुपीज हो गई, अब वो कितना क्वांटिटी परचेज कर पाएगा, 5 kg। 5. 5 केजी। मतलब इनकम पहले भी 100 थी, आज भी 100 है, लेकिन पहले हम राइस 10 केजी खरीद पा रहे थे और आज 5 ही परचेज कर पा रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई। और परचेजिंग पावर कम क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। तो जब प्राइस ओके बढ़ती सर। है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि अगर प्राइस कम हो जाए तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हम डिमांड भी पहले से ज्यादा कर लेंगे, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड। सर मतलब इनकम इफेक्ट का रूल है कि जो इनकम है वो हाँ, कांस्टेंट रहेगी। इनकम तो बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की। तो मतलब हर जगह पे चेंज सिर्फ प्राइस में हो रहा है, ऑल अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे सर इनकम यहाँ पे भी परचेसिंग पावर जो से, इनकम है वो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे इनकम का मतलब सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पावर के साथ में है। ठीक है, ओके। अब आते हैं यस सर। उसके अलावा दूसरे पॉइंट्स। अब दूसरे पॉइंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, कि चेंज इन नंबर ऑफ परचेजर, परचेजर कैसे चेंज हो जाते हैं। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, हैवी डिस्काउंट, मार्केट में सेल लग गई, सेल लग गई तो क्या हुआ, प्राइस फॉल, एंड प्राइस फॉल होने की वजह से कुछ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो गए, तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आ, आज के जमाने में ईयरबड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो किसी को एक पर्टिकुलर ब्रांड का ईयरबड्स बहुत पसंद है, लेकिन अभी उसकी प्राइस कितनी है, 2500 रुपीज है। अब उस पर्सन को लगता है कि अगर ये इसकी प्राइस 2000 हो जाए तो मैं इसको परचेज कर लूंगा। तो एट प्रेजेंट 2500 पे 10 लोग ऐसे हैं जो उसकी डिमांड कर रहे हैं। धीरे धीरे प्राइस कम हुई, 2200 हुई, तो कुछ लोग और इसमें इंक्लूड हो गए, 12 की डिमांड है। 2000 आ गई, तो हमने भी सोचा था 2000 जब प्राइस होगी तो हम भी उसकी डिमांड करेंगे, तो हम भी उसकी लाइन में लग गए। दैट मीन्स जैसे जैसे प्राइस कम हुई, डिस्काउंट का ऑफर आया, तो हमने भी डिमांड को बढ़ा दिया। तो प्राइस डिक्रीज होती है, इधर डिमांड बढ़ जाती है। तो पॉइंट क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ परचेजर्स। तो नंबर ऑफ परचेजर्स ही बढ़ गए, पहले हम परचेज नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे बजट में नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारे बजट में आ गया तो हम भी एज द कस्टमर उसके बन गए।
देन डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। तो जिस कमोडिटी के यूसेज बहुत ज्यादा होते हैं उसकी प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है तो उसकी डिमांड काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जैसे अगर हम देखें, मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल यूसेज है, बहुत ज्यादा उसके यूसेज रहते हैं मिल्क के। तो मिल्क के इतने यूसेज होने की वजह से जैसे मिल्क की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मिल्क की मान लेते हैं नॉर्मल प्राइस है आपकी 45 रुपीज पर लीटर, एंड मार्केट में डिमांड रहती है उसकी 100 लीटर्स। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस एक दिन कम हो गई, 30 रुपीज पर लीटर है, तो कंज्यूमर क्या सोचेगा, अच्छा आज दूध सस्ता है तो आज एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एक्स्ट्रा लेके क्या करेंगे, उसके यूजेस बहुत सारे हैं, दही जमा लेंगे, चीज बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जो हम मिल्क के साथ में कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही प्राइस कम हुई उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ऐसा स्पेशली किसमें होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका मल्टीपल यूसेज है, जिसको हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, और उसके बहुत सारे पॉइंट्स भी देख लिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं बनेगा, तो कैसा बन जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन सकता है। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। तो ऐसा कब होता है, एनी आइडिया? प्रेस्टीज गुड्स के केस में। यस, जब गुड्स होते हैं प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब क्या है, एक बहुत ही डिफरेंट लेवल, एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की गुड्स अवेलेबल है जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इतने ज्यादा महंगे प्रोडक्ट होते हैं, इतने रेयर प्रोडक्ट होते हैं कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसमें जितनी उसकी प्राइस ज्यादा होती है, रिच पर्सन उसकी डिमांड उतनी ज्यादा करते हैं, बिकॉज वो उनको उतना एंटीक टच देता है, उतना यूनिक नेस जो है वो उनको प्रोवाइड करवाता है। सो मोर एक्सपेंसिव गुड्स आर हाईली डिमांडेड बाय द रिचर पर्सन टू बिल्ड द प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में प्रेस्टीज बनाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, उसमें अपनी वैल्यू बनाने के लिए ऐसा करते हैं। कि कई बार हमने देखा होगा म्यूजियम में कुछ चीजें बड़ी बड़ी पुरानी हो जाती है और वो उसको कभी सेल कर देते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले गांधी जी का चरखा, उसको नीलाम किया गया था, उसको ऑक्शन किया गया, उसकी बिड लगी। देन गांधी जी का स्पेक्स, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग चीजें कई बार होती रहती है। किसी एक्टर या एक्ट्रेस की कोई ड्रेस, उसकी बिड लग रही है। देन सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट बैट, किसी की बॉल। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी प्राइस जितनी ज्यादा होती है लोग उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। तो इस तरह की गुड्स को हम बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। ऑल्टरनेटिव नेम भी अवेलेबल है, क्या क्या हम बोल सकते हैं इसको, कॉन्स्पिशियस गुड्स या फिर स्नॉब गुड्स, ऑल्सो नोन एज वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स भी बोलते हैं। तो ये इतने महंगे प्रोडक्ट है कि प्राइस ज्यादा होने पर उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो ये किसने पता लगाया था, प्रोफेसर वेबलन ने। सो इट इज ऑल्सो नोन एज वेबलन इफेक्ट। तो चार नाम हैं, चारों नाम याद रखने हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स, नॉब एंड देन वेबलन गुड्स। तो ये तो हुआ आपका पहला एक्सेप्शन। सेकंड, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या है, ये कौन बताएगा? एनीवन? काइंड ऑफ इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स, ओके। और कोई ऑप्शन, और कोई आंसर? एनीबडी एल्स? नो। अब देखो, गिफन गुड्स का मतलब है
कि सबसे पहले इसके पीछे लॉजिक क्या था, ये कैसे पता लगा कि एक प्रोफेसर थे रॉबर्ट गिफिन। रॉबर्ट गिफिन ने ब्रिटेन में वर्कर्स को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया, और उन्होंने वहां पे क्या देखा कि जो वहां के वर्कर्स थे, तो वर्कर्स मतलब अर्निंग उनकी कम थी, डेली वेजेस पे वो लोग काम करते थे, तो उनके उनके लिए जो बेसिक कंजम्पशन के ऑप्शन थे वो क्या कंज्यूम करते थे। एक तो ब्रेड कंज्यूम करते थे, और दूसरा वो ज्यादातर कंज्यूम करते थे मीट, जो कि उनका नॉन वेज आइटम था। ब्रेड बहुत सस्ती थी, मीट काफी महंगा था, तो ये वर्कर्स की डाइट के अंदर इंक्लूड हो रहा था। नाउ अब जैसे जैसे क्या हुआ कि प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस, ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, ब्रेड की प्राइस बढ़ गई तो ब्रेड की डिमांड कम कर लो, ब्रेड की डिमांड क्या कर लो, कम कर लो। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ, वहां पे क्या हुआ, ब्रेड की डिमांड इंक्रीज हो गई, कम होने की बजाय ब्रेड की डिमांड इंक्रीज हो गई, और जो वो मीट कंज्यूम कर रहे थे उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई, जबकि इसकी प्राइस में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, मीट की प्राइस सेम एज इट इज, बट फिर भी उसकी डिमांड कम हो गई। तो ये ऑब्जर्व किया रॉबर्ट गिफिन ने। ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो लॉजिक ये था कि ब्रेड जो है वहां के हिसाब से सबसे सस्ता, सबसे बेसिक गुड्स था, जिसको उन्होंने इंफीरियर की कैटेगरी में रखा। इससे सस्ता कुछ भी नहीं है, ब्रेड से सस्ता खाने को उनके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ भी गई, फिर भी उनके पास उससे सस्ता कोई ऑप्शन नहीं था, तो ब्रेड का कंजम्पशन तो उनको उतना ही करना पड़ेगा। तो ब्रेड का कंजम्पशन अगर पहले जितना ही करेंगे, दैट मीन्स उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, और उस परचेजिंग पावर के कम होने की वजह से वो मीट की डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा फॉर कंज्यूमिंग ब्रेड, एंड मीट को परचेज करने के लिए उनके पास पैसा कम बचेगा, therefore demand for this meat decreases। तो ये पता लगाया रॉबर्ट गिफिन ने, तो इसलिए हम इसको गिफिन गुड्स बोलते हैं। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन, an economist, was surprised to find out that as price of the bread increased, the British workers purchased more bread and not less of it। तो प्राइस बढ़ने पे उन्होंने डिमांड ज्यादा करी, एंड दिस वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, उनको देख के सरप्राइज हुआ। So why this happened? Reason given for this, that when the price of bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people that they were forced to cut down the consumption of meat। तो उनको अपना मीट का कंजम्पशन कम करना पड़ा, एंड मीट जैसे और कोई दूसरे एक्सपेंसिव फूड प्रोडक्ट्स थे, जैसे कोई डेयरी आइटम या इस तरह के, तो उन सबका कंजम्पशन कम करना पड़ा। ब्रेड इवन व्हेन इट्स प्राइस वाज हायर, ब्रेड की प्राइस पहले से ज्यादा थी, बट फिर भी इट वाज द चीपेस्ट फूड आर्टिकल, फिर भी वो सबसे सस्ता था, इसलिए उन्होंने ब्रेड का कंजम्पशन ज्यादा किया, एंड उसकी प्राइस बढ़ी उसके बावजूद, तो ब्रेड की प्राइस बढ़ने पे भी उनकी डिमांड ज्यादा हो गई। तो सच गुड्स which exhibit a direct price demand relationship are known as Giffen goods। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं गिफिन गुड्स। तो ये गिफिन गुड्स बेसिकली और कैसे होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर बाय द कंज्यूमर, ये इंफीरियर गुड्स होते हैं, एंड दे ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर बजट, मतलब कंज्यूमर के बजट का बड़ा पोर्शन उस पर खर्च होता है। तो सब्सटेंशियल पोर्शन भी है, इंफीरियर भी है, तो इस तरह के गुड्स को हम क्या बोल रहे हैं, गिफिन गुड्स। तो और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, हम इंडिया के हिसाब से अगर बात करें, तो कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज जैसे कि बाजरा या राइस की पुअर क्वालिटी, व्हीट की पुअर क्वालिटी, इन सबको हम बेसिकली गिफिन गुड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो गिफिन गुड्स इज द सेकंड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तीसरा, इमरजेंसी। जब इमरजेंसी होती है तो उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, प्राइस को नहीं देखते हैं, प्राइस कुछ भी है डजंट मैटर, हमें तो उस चीज की डिमांड करनी ही पड़ेगी। और ऐसा हम सब लोगों ने कब देखा है, कोविड-19, वो टाइम सबको याद होगा। मार्केट के अंदर दुकानें, शॉप्स बहुत कम टाइम के लिए ओपन हो रही थी, 1-2 घंटे के लिए दुकानें खुल रही है,
सब्जी मार्केट कुछ टाइम के लिए लग रहा है, घर से निकलना कुछ देर के लिए अलाउड है, उसके बाद वापस कर्फ्यू। तो ऐसी सिचुएशन में जो शॉपकीपर है वो लोग क्या कर रहे थे, प्राइस को ज्यादा रख रहे थे। प्राइस ज्यादा होने पे भी डिमांड ज्यादा हो रही थी। तो ज्यादा होने का रीजन क्या था, हमें नहीं पता वापस कर्फ्यू कब खुलेगा, कितने दिन तक ऐसा चलेगा। तो सभी लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। प्राइस ज्यादा थी बट फिर भी डिमांड हमने बढ़ाई बिकॉज ऑफ दिस इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी में लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है फॉलो नहीं हो। फिर इग्नोरेंस। अच्छा, अब मार्केट में कई बार क्या होता है कि हम परचेज करने के लिए कुछ जाते हैं। मान लो आपको फेस क्रीम चाहिए, फेस क्रीम परचेज करने के लिए हम किसी शॉपिंग मॉल में चले गए। अब आपके पास क्रीम नंबर ए है, दूसरा है बी। एक की प्राइस है 150, दूसरे की प्राइस है 250। कौन सा परचेज करेंगे? कौन सा परचेज करना चाहिए? दो अलग अलग ब्रांड्स है, फेस क्रीम है, कौन सा बेटर होगा? 150। 150, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। नो सर, 250। 250। मोस्ट लाइक हाँ जो सर। यूज करते हैं प्रॉपर्ली वही लेते हैं। क्या? जो यूज करते हैं वही हमेशा लेते हैं सर। हाँ, अभी उसको भूल इतना जाओ जल्दी जो यूज बदलता नहीं करते है हैं। कोई बंदा। अभी हमें बस ये देखना है क्या, ये दो ऑप्शन है, 150 वाला है, 250 वाला है, तो कौन सा अच्छा होगा? सर यहाँ पे 250 को प्रेफर करेंगे बिकॉज इसकी 250 वाला क्वालिटी बढ़िया होगा। है। हाँ, तो हमारे माइंड में हमेशा क्या होता है, जो महंगा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो हम उसके जो पीछे लिखे हैं इंग्रेडिएंट्स उस पर ज्यादा फोकस नहीं देते कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। फिर हम उस पर ऑनलाइन रिसर्च करो क्या वो इंग्रेडिएंट्स बेटर है नहीं है, हम उतना नहीं सोचते। हम सिर्फ क्या सोचते हैं, ये प्रोडक्ट सस्ता है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट महंगा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। हम बाय डिफॉल्ट ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए इस चीज में हम क्या करते हैं, इग्नोरेंस करते हैं। प्राइस ज्यादा होने पर भी हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। तो 250 ये क्रीम महंगा है, इसकी प्राइस ज्यादा है, बट फिर भी लोग इसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस। और इस चक्कर में आज के जमाने में कुछ कंपनीज ऐसी है जो उसका ज्यादा फायदा उठाती है, क्वालिटी पुअर बनाएंगी लेकिन प्राइस ज्यादा रखेंगे ताकि लोगों को लगे अच्छा महंगा है तो अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज इग्नोरेंस। फिर आता है डिमांड फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अगर कुछ चीज ऐसी है जो कि जरूरी है, उसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है, उसके बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, ऐसी अगर कोई चीजें हैं तो फिर हम उस वक्त अगेन प्राइस को नहीं देखते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला है आपको ये मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, देन सर्वाइवल के भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो क्या हम उस वक्त देखते हैं प्राइस ऑफ मेडिसिन क्या है, 10 रुपए की है, 100 रुपए की है या 10,000 रुपए की है? नहीं, हम सीधा क्या देखते हैं, हमें नो तो सर। इन हाउ उसको लेना ही है। तो प्राइस ज्यादा होने पे भी हम उसकी डिमांड करते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। स्पेक्यूलेटिव गुड्स किसको बोलते हैं? स्पेक्यूलेटिव गुड्स, एनी आइडिया? सर जिनके प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस रहते हैं या घटने के। बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ओके। तो इसमें क्या है, एक्सेप्शन में क्यों पड़ा है ये? सर एक्सेप्शन में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये सर शेयर मार्केट से रिलेटेड है सर, कि हम्म। परचेजर्स को पहले से मतलब कुछ अजम्पशंस मिल जाती है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग उसकी हायर क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं सर। नहीं, वो चीज अलग हो गई, वो तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम कह रहे हैं प्राइस बढ़ने पे लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रही है, इधर हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। तो स्पेक्यूलेटिव का मतलब बात तो वो है शेयर्स के बारे में। अब मान लो शेयर्स के अंदर अक्सर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब चीजों की प्राइस बढ़ने लगती है, दैट मीन्स वो सिग्निफाई करता है क्या, कि शेयर्स और भी आगे बढ़ेगा। जैसे कल उसकी प्राइस 100 थी, आज होगी 105,
तो हमें क्या लगता है, इसमें एक इंक्रीजिंग मोमेंटम दिख रहा है। तो हमको लगता है फ्यूचर में इसकी प्राइस और बढ़ेगी, क्योंकि आज प्राइस बढ़ी है तो हम ऐसा मानते हैं कि अच्छा कल भी बढ़ सकती है, कुछ दिन में और बढ़ सकती है। तो जिसकी प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है, ऐसे शेयर्स की डिमांड भी ज्यादा होने लग जाती है। दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। एंड जब शेयर्स की प्राइसेस फॉल होने लगती है, तो उस वक्त कंज्यूमर डिमांड कम कर लेता है। जैसे फॉल 100 से लेके 90 पे आ गया, अब कंज्यूमर लगता है अच्छा अगर 90 में खरीद गया और 80 हो गया तो, 70 हो गया तो उसको भी क्या लगता है भी डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो डाउनवर्ड होने की वजह से वो अपनी डिमांड को डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ स्पेक्युलेटिव गुड्स। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, कि अगर हमें लगता है फ्यूचर में उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है, तो फिर हम क्या करते हैं। जैसे अगर आपके पास अभी न्यूज आ जाए कि रात को 12 बजे से पेट्रोल की प्राइसेस 10 रुपए से इंक्रीज होने वाली है, पेट्रोल की प्राइस 10 रुपए से इंक्रीज होने वाली है, तो क्या इफेक्ट होगा इसका। सर लोग अपने टैंक कार तो सब मतलब लोग लगा अपनी लेंगे। गाड़ी लेके फटाफट से पेट्रोल पंप पे पहुंच जाएंगे। सब लोग अपने ऑफिस से घर पे आ गए होंगे, लेकिन ये न्यूज सुनते ही वापस वो अपनी गाड़ी लेके भागेंगे पेट्रोल पंप पे और अपना पेट्रोल टैंक फुल करवा लेंगे, क्योंकि कल से प्राइस 10 रुपीज पर लीटर बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब ये न्यूज आते ही पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाएगी, पेट्रोल की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, पेट्रोल पंप खाली हो जाते हैं। तो कई बार हमने इस तरह से चीजें को ऑब्जर्व किया है कि जैसी ऐसी न्यूज आती है तो उस केस में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर दूसरी तरफ ऐसी न्यूज आ जाए कि कल से पेट्रोल की प्राइस 10 रुपए कम होने वाली है, तो आज क्या होगा, आज अगर गाड़ी रिजर्व में भी है तो भी सोचेंगे आज कैसे भी करके चला लो, पेट्रोल तो हम कल ही भरेंगे, क्योंकि कल प्राइस कम होने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। तो ये सारे क्या है, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब इन सब में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं बनता है। तो कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। एक्स पे क्वांटिटी, वाई पे प्राइस, एंड दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसलिए दिस टाइप ऑफ कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ओके, यहां तक कोई डाउट किसी को। नो सर। ओके, नो सर। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का ये हमारा मेन पोर्शन एक तो ये था। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अभी इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसको हम वैसे कल करेंगे। तो ये नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं ग्रुप के अंदर, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास ये नोट्स आ गए हैं। इसमें से स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ये उसी पॉइंट्स पे कनेक्टेड है जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो आप इनिशियली अप टू 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये भी हो जाएगा। 17, 17 तक आप कर सकते हो। 18 भी हो जाएगा। 19, 20, 21, ये भी हमने कर लिया। 22, अप टू 22, यहां तक आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। और एक बार सॉल्व कर लोगे तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि किसके क्या आंसर आ रहा है, हम उसको एक बार मैच कर लेंगे। और कल आपका मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, दैट इज डिमांड, और उसके बाद आएगा कंटिन्यूशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलो अभी आपका टाइम फिनिश होने वाला है, मैथ्स के लिए वापस कनेक्ट होते हैं एट 9 o'clock। ओके, सर वो टेस्ट नहीं भेजा आपने अभी। आज मैं टेस्ट देना ही भूल गया, तो आज मैं उसको प्रिपेयर करके कल के लिए डाल दूंगा। ठीक है, सर ओके।